हमारा आज का ये वीडियो उन सभी टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो टीचर्स आने वाले समय में होने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सीटेट, यूटेट या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम चाइल्ड पेडागोजी टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है द वर्ड पेडागोजी मीन्स। दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ उन ऑप्शंस पर ध्यान लगाना है जो ऑप्शंस यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो यहाँ दिए गए 4 ऑप्शंस में से जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो है टू लीड द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता ही पेडागोजी कहलाती है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागोजी किस चीज़ की स्टडी है? दोस्तों, पेडागोजी टीचिंग मेथड्स की स्टडी है, यानी टीचिंग मेथड्स के बारे में जानना और पढ़ना ही पेडागोजी कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। दोस्तों, इन सभी प्रक्रियाओं में से कौन सी वो प्रक्रिया है जो किसी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के बारे में हमें बताती है? दोस्तों, ना नेगेटिव, ना पॉजिटिव, ना क्वालिटेटिव। यहाँ पर क्वांटिटेटिव जो वर्ड है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि बच्चे की फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड जब भी किसी इंडिकेटर की बात की जाएगी तो वो इंडिकेटर, वो प्रोसेस क्वांटिटेटिव कहलाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? दोस्तों, इन सभी मेथड में जो नंबर 3 पर दिया गया है डेवलपमेंट मेथड, वही हमारे लिए सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर PSRN एक टर्म आपको दे दी गई है और ये पूछा गया है कि PSRN डेवलपमेंट में कहाँ पर इम्प्लाई करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा सी वाला ऑप्शन है, दैट इज परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ये चीज़ें दोस्तों आपको याद करनी पड़ेंगी किसी ना किसी शॉर्टकट माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग और न्यूमरेसी, ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं और जब कभी भी PSRN के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये बातें आपको वहाँ पर याद आ जानी चाहिए। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति या एक इंसान अपनी खुद की गलतियों से सीखता है। तो नीचे 4 थ्योरीज दी गई हैं और हमसे ये पूछा गया है कि इन चारों थ्योरी में से वो कौन सी थ्योरी है जिसके द्वारा इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है। तो दोस्तों, इस थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर। इसका मतलब कि करो और गलती करने के बाद सीखो। अगर हम कोई काम करते हैं वो गलत भी हो जाता है, पर अगर हम उसको बार बार करते हैं तो एक दिन अपनी गलतियों से सीखकर हम उस काम को सही कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ए टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक टीचर का किसी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीट करने में क्या योगदान होता है? यानी कि आपको पता है कि क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चे की अपनी अलग अलग पसंद और नापसंद होती हैं, अलग अलग अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। तो एक टीचर में वो क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि वो हर बच्चे को ध्यान से अपने हिसाब से ढाल सके। ट्राई टू नो द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे की एबिलिटीज, उसके इंटरेस्ट और उसके एप्टीट्यूड, इसके बारे में जानकारी रखे। करिकुलम को इस प्रकार से एडजस्ट करे कि वो हर बच्चे के लिए लाभदायक हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जिसमें बोथ ए एंड बी लिखा गया है वो हमारा राइट ऑप्शन है। दोस्तों, एक अच्छा टीचर बनने के लिए ए और बी ऑप्शन की खूबियाँ हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। यानी कि टीचर्स के सामने जो कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को देने के लिए होती है, टीचर का दायित्व बनता है कि वो उन्हें क्लियरली और इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को समझा दे। और इसका एक बात के साथ और ध्यान रखा जाए कि इनको रिलेट करना ना भूले उन चीज़ों के साथ जिन चीज़ों को बच्चे जानते हैं। अगर हम बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल्स या ऐसे कहानियों की मदद से सिखाएंगे दोस्तों, जिन कहानियाँ या जिन एग्जाम्पल्स को बच्चे भी जानते हैं, तो उनके लिए हमारे दिए गए एग्जाम्पल को समझना आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमें इसी बात के बारे में बताता है।
इफ ए चाइल्ड हैज, दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे की मेंटल एज 5 ईयर्स है, यानी कि उसका दिमाग 5 साल के बच्चे के बराबर चलता है, और क्रोनोलॉजिकल एज 4 साल है, यानी कि वो है खुद 4 साल का, तो उसका आईक्यू क्या होगा। दोस्तों इसको निकालने का सीधा सा तरीका है कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो जब आप 5/4 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर 125 आ जाएगा। तो आगे भी आप इस फॉर्मूले को याद रखें कि जब कभी भी बच्चे का आईक्यू आपको निकालना है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज आपको दी हुई है, तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके आंसर निकाल लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इट स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में हमें पता चलता है। तो यहां पर जो बी वाला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपके लिए सही हैं। Which of the following is not the tool for formative assessment in scholastic domain? स्कूल्स में जब स्कॉलिस्टिक असेसमेंट होता है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर दोस्तों प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं। आपको पता है आपको बच्चों से ओरल क्वेश्चंस पूछने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछने हैं, कन्वर्सेशन स्किल्स करवानी है, पर आप उन्हें प्रोजेक्ट्स इस टॉपिक के अंदर, इस हेडिंग के अंदर नहीं दे सकते हैं। तो राइट आंसर आपका प्रोजेक्ट्स है। According to John Dewey, school is a social institution and education is a social process। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जॉन डिवेई ने सोशल वर्ड को बहुत एम्फेसाइज करा है, तो यहां पर दोनों ब्लैंक्स में ही आपका आंसर सोशल आ जाएगा। स्पेशल एजुकेशन किनसे रिलेटेड होती है। दोस्तों बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों से रिलेटेड होती है जो डिसेबल्ड होते हैं, यानी कि स्पेशल एजुकेशन इज मीन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग टीचर्स हैं, हमसे ये पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमें आंसर ए दिया गया है, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि एक इनएक्सपीरियंस टीचर भी बड़े आसान से एमसीक्यू जो हमारा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको बना सकता है, जबकि ये सच नहीं है। आपको अच्छे एमसीक्यूज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए वाला ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू जॉन डिवेई, स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। दोस्तों हमें पता है हम बच्चों को उनकी प्रेजेंट लाइफ सिनेरियो जीने का तरीका अपनी टीचिंग के द्वारा सिखाते हैं, तो जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो भी सी वाला है, यानी कि जॉन डिवेई चाहते हैं कि बच्चों को तैयार करना चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। ये नहीं कि बचपन में ही उनको एंटरप्रेन्योर बना दिया या फिर उनकी फ्यूचर लाइफ के बारे में सिखाना समझाना शुरू कर दिया। What type of evaluation identifies learning deficiencies and difficulties of the learners? किस तरह के evaluation के तहत आप बच्चों में लर्निंग डेफिशिएंसी या किसी और तरह की डिफिकल्टी का पता लगा पाएंगे। दोस्तों ना प्लेसमेंट से, ना समेटिव इवेल्युएशन से, ना कंटिन्यूअस इवेल्युएशन से। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि जब आप उनको डायग्नोस करना शुरू करेंगे तो आपको उनकी कमियां और मुश्किलें दोनों के बारे में जानने को मिलेगा। एज पीपल ग्रो ओल्डर, दोस्तों जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं उनकी उम्र बढ़ती है तो उनकी जो स्पीड है लर्निंग की, याद करने की जो पावर है वो घट जाती है। उन्होंने पूछा था इन चारों ऑप्शंस में से क्या चीज़ है जो घट जाती है, तो जाहिर सी बात है उम्र के बढ़ने के साथ स्पीड घट जाती है लर्न करने की। दोस्तों यहाँ पर एक बच्चे की क्रोनोलॉजिकल और मेंटल एज 7 ईयर्स है, आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों जब बच्चों की दोनों एज बराबर होती हैं तो हम उनको नॉर्मल चाइल्ड कहते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन कहते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन नॉर्मल इंटेलिजेंस राइट ऑप्शन है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। दोस्तों किसी बच्चे में उसके रिस्पॉन्सेस को बढ़ाने के लिए या उसके बिहेवियर को सुधारने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। दोस्तों ना हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ना ही हमें उसे रिवॉर्ड करना चाहिए। हमें प्रेज करना चाहिए, छोटे छोटे कामों को जब वो करके लाता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। धीरे धीरे वो बच्चा अच्छे काम करने लग जाता है। हमारा राइट ऑप्शन है डी। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट। दोस्तों यहाँ पर 4 चीज़ें दी हैं, डॉट ज्वाइनिंग, डिक्टेशन, हैंड राइटिंग।
सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमसे पूछा है कि इन चारों में सबसे अलग कौन है। दोस्तों बाकी सारे काम हम एक पेपर पे पेन और कॉपी की मदद से कर रहे हैं। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ना पेन की ज़रूरत है, ना कॉपी की, ना पेपर की, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इंपॉर्टेंस। दोस्तों जब छोटे बच्चे होते हैं क्लास प्राइमरी में, या जैसे हम जूनियर केजी या सीनियर केजी कहते हैं, या नर्सरी के बच्चे होते हैं, हम वहाँ पे उन्हें पढ़ने के बाद लर्न कराते हैं, बोलते हैं तेज तेज बोल के पढ़ो, तो वो पूछते हैं ये लर्निंग की कौन सी थ्योरी है। दोस्तों ये कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसमें हमें बच्चों को कंडीशन देनी होती है, पहले पढ़ने की बाद में रटने की और बोलने की। तो हमारा राइट आंसर बी है। अकॉर्डिंग टू एमिली द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन टू मेक अ गुड सिटीजन। एमिली के अकॉर्डिंग एजुकेशन का जो सबसे अच्छा काम है वो एक अच्छा सिटीजन बनाना है, अच्छा नागरिक बनाना है। राइट ऑप्शन इज सी। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन अप टू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर ए टेस्ट। जब भी हम किसी टेस्ट के लिए ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो इनमें से कौन सी चीज का ध्यान रखने की हमें जरूरत नहीं होती है। दोस्तों वो है टीचिंग टाइम, यानी कि ऑप्शन डी, क्योंकि पेपर बनाते समय, पेपर लेते समय आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। The field of study concerned with the construction of thought processes, including remembering, problem solving and decision making, is called cognitive development। दोस्तों ये आपको याद करना पड़ेगा, वो कौन सी स्टडी होती है जो थॉट प्रोसेस से, रिमेंबरिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से या डिसीजन मेकिंग से जुड़ी हुई होती है। जैसा कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी हो गई, इसको आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। दोस्तों ये हम सबको पता है, साइकोलॉजी वो विज्ञान होता है जो हमारे बिहेवियर पर या व्यवहार पर अध्ययन करता है। तो दिस इज ऑप्शन डी। The more often a particular ability is used, the stronger it becomes। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप अपने किसी हुनर का यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा मजबूत आप उस हुनर को यूज़ करने में हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें से कौन सा मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है? दोस्तों डी, प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस करना कोई मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है, जबकि प्राइज, इंसेंटिव और प्रेज मोटिवेशन के फैक्टर हैं। राइट आंसर इज डी। What is the stage from 2 to 6 years called? 2 से 6 साल की अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? This is pre-childhood, option A. According to Jean Piaget, children develop abstract logic and reasoning skill during formal operation stage। दोस्तों ये सब भी आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के दौरान ही बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग स्किल को डेवलप करता है। The teacher studies pupils group behavior mainly by which of the following method? That is observation। दोस्तों ऑब्जर्वेशन से अच्छा कोई भी मेथड नहीं है। अगर आप किसी बच्चे के बिहेवियर के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करना चाहते हो तो उसको ऑब्जर्व करना ही बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है। चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक। किस समय बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं? उनमें ईगोइज्म होता है। दैट इज ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, यानी कि सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेजेस के दौरान बच्चा बहुत ईगोसेंट्रिक होता है। विच वन डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन? इनमें से कौन सा ऐसा इमोशन है जो चाइल्ड इमोशन के बारे में हमें नहीं बताता है? दैट इज टॉलरेंस। क्योंकि दोस्तों आपको पता है प्लेजर, सॉरो और क्यूरियोसिटी बच्चे के इमोशन है, जबकि टॉलरेंस उसके अंदर की इनर विल है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे कब ईगो सेंट्रिक नहीं हो रह जाते हैं? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था जब वो सेंसरी मोटर या प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं तब वो ईगो सेंट्रिक होते हैं। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पर आने के बाद बच्चे ईगो सेंट्रिक नहीं रहते हैं। विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का कौन एक एलिमेंट नहीं है? दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि इन सारे ऑप्शंस में 3 ऑप्शन देखिएगा पॉजिटिव है और एक ऑप्शन टॉलरेंस यानी कि नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है। तो हमारा राइट ऑप्शन भी बी है। हमें कई बार पेपर्स में इस तरह के लॉजिक लगाकर भी राइट आंसर ढूंढना होता है। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है वो कब स्टार्ट होती है दोस्तों? 7 साल की उम्र में। अभी आपने पढ़ा था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आकर के बच्चे ईगोसेंट्रिक नहीं होते हैं, यानी कि 7 साल की अवस्था के बाद।
विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी। यहाँ पर कौन सी वो क्लास है जिससे आप एक्सेप्शनल अलग कैटेगरी में नहीं रखेंगे दोस्तों। स्लो को अलग रखेंगे, गिफ्टेड को अलग रखेंगे, रिटार्डेड को अलग रखेंगे, बट नॉर्मल इज द राइट आंसर। इसे आप एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जिसको अभी हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो कितने बरस से शुरू होती है? दैट इज 7 ईयर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग। इनमें से कौन सा एलिमेंट मास्टरी लर्निंग के लिए नहीं है दोस्तों? दैट इज ग्रुप टीचिंग। ग्रुप टीचिंग में आप मास्टरी लर्निंग का एलिमेंट हासिल नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी। The more parts of your brain you use, the more likely you are to retain information. जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग के हिस्सों का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप किसी इंफॉर्मेशन को रिटेन करेंगे। Which one of the following is measured by continuous comprehensive evaluation? इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो CCE के अंडर में आप मेजर करते हैं? That is holistic development, यानी कि बच्चे का पूर्ण रूपी विकास। Which of the following is a dimensional teaching aid? That is model। बच्चों जब हम एक मॉडल बनाते हैं तो वो डायमेंशनल टीचिंग एज होता है, क्योंकि उसकी मदद से बच्चा एक रियल पिक्चर को प्रेजेंट करता है। दोस्तों अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउसई एडवोकेटेड एन एजुकेशनल मेथड विच कंसिस्टेड ऑफ रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम सोसाइटी। राउसी ने एक ऐसे मेथड के बारे में हमें बताया था कि अगर हम बच्चे को सोसाइटी से थोड़ा सा दूर रखते हैं तो हमें उसे और अच्छे तरीके से सिखाने में मदद मिलेगी। Who advocated removing children from their mother's care and raising them as wards of the state? दोस्तों ये किसने कहा था कि बच्चों को उनकी माताओं से दूर रख के एक ऐसे तटस्थ जगह पर पढ़ाना चाहिए जहां पर वो देश का बच्चा बन करके पढ़े? ये बात प्लेटो ने कही थी, इसको हमें याद करने की आवश्यकता है। द वेल्डॉर्फ एजुकेशन अप्रोच एम्फेसाइजेज ए बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड्स। दोस्तों वेल्डॉर्फ एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमारे हाथ, दिल और सिर यानी कि दिमाग में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है हमारे ओवरऑल बैलेंस डेवलपमेंट के लिए। प्लेटो बिलीव्ड दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली। दोस्तों प्लेटो के अकॉर्डिंग हमारा जो टैलेंट और इंटेलिजेंस है वो कभी भी हमेशा जेनेटिकली हमारे पास नहीं आता, यानी कि अगर हमारे माता पिता बुद्धिमान हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज्ञान हमारे पास भी आ जाए। ये बात प्लेटो ने हमको समझाई थी। ए प्रायर नॉलेज इज ए नॉलेज दैट इज नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्तों प्रायर नॉलेज एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद पोस्टीरियर जो नॉलेज है दोस्तों वो भी एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई है, दैट इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक अ चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन एनी इनेट आइडियाज। इसका मतलब एक बच्चे के दिमाग में कोई भी आइडियाज पहले से नहीं होते हैं, जैसा आइडिया हम उसको देते हैं वो वैसी अवस्था हासिल कर लेता है। राइट ऑप्शन इज डी। द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन वॉज। सबसे पहले एरिस्टोटल ने बच्चों की पढ़ाई में स्पोर्ट्स की मुख्य भूमिका के बारे में हमें बताया था। वी कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन द वे एज वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। जिस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं दोस्तों उसी तरह से हमें बच्चों के एवरेज मार्क्स भी निकालने चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ pragmatism in educational philosophy says that education should be about life and growth। दोस्तों pragmatism में जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो ये कहती है कि एजुकेशन हमेशा जीवन और ग्रोथ यानी कि हमें हमेशा लाइफ और ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें एजुकेशन में पढ़नी चाहिए। द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स एजुकेशन शुड अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड। जब भी हम कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकल लर्निंग करनी चाहिए इसका ये मतलब हो गया दोस्तों कि हमें रियल वर्ल्ड को जानते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। एन एस्पेक्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग विच सेज एजुकेशन शुड कम थ्रू एक्सपीरियंस। दोस्तों प्रैग्मेटिज्म जो है उसका एक एस्पेक्ट हमसे ये भी कहता है कि जो हमारी एजुकेशन है वो किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आनी चाहिए, यानी कि अनुभव के द्वारा की गई पढ़ाई हमेशा अच्छी होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेनियलिज्म इन एजुकेशन मीन्स स्कूल करिकुला शुड फोकस ऑन व्हाट इज एवर लास्टिंग। दोस्तों पेरेनियलिज्म एजुकेशन में इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को हमेशा उन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए जो एवर लास्टिंग हो, परमानेंट हो, हमेशा के लिए हो, टेम्परेरी ना हो। According to John Dewey, children should experience
डेमोक्रेसी इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन्स। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात जॉन डिवेई ने कही है कि बच्चों को स्कूल के अंदर डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि उन्हें अपने भाव प्रकट करने की आज़ादी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा सिटीजन बन पाएंगे। प्रोग्रेसिज्म बिलीव्स दैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। दोस्तों बच्चे को अगर किसी चीज़ का अनुभव आप पहले से दे देते हैं तो प्रोग्रेसिविज्म कहता है कि बच्चे की एजुकेशन उतनी ही अच्छी हो जाएगी। द आइडिया ऑफ टीचिंग द होल चाइल्ड इन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन मीन्स टीचिंग स्टूडेंट्स टू बी गुड सिटीजन। दोस्तों ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम बच्चे को अच्छा सिटीजन बनाने के लिए पढ़ाएंगे तो वो एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पहले थ्योरी पढ़ाई जानी चाहिए, फिर प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ऐसा करिकुलम ही हमेशा होना चाहिए। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड आईसीटी। दोस्तों ये बात हमें पहले से पता है कि आईसीटी का यूज़ करके, यानी कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर करके एजुकेशन को और अच्छा एडवांस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वो कुछ क्वेश्चंस हो गए जो आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन क्वेश्चन से ही रिलेटेड आसपास के क्वेश्चंस अभी तक कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आप सभी इन क्वेश्चंस को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो इसके आंसर आप आसानी से कर सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से आप वो क्वेरी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।